आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक खास टॉपिक धारणाओं के बारे में, जो कि आपके समय, दूरी और रेलगाड़ी से ही रिलेटेड है। थोड़ी सी इसमें चेंजेस आती है, उस चेंजेस को हम समझेंगे यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर चीज़ें बदलेगी। चेंजेस में बात करें तो सापेक्षिक चाल वाली जो चीज़ें होगी वही चीज़ें यहाँ पर चेंज होती है। बाकी जो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही। और समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तीसरा चीज, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। सभी चीज़ें क्या होगी, समय दूरी का जो फार्मूला था वही होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब सापेक्षिक चाल वाली जब बात आती है नाव धारा में, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं। चलिए उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसमें केवल और केवल 4 नाम है और 4 कॉन्सेप्ट को अपने को सीखना है। ठीक है, तो चलिए सभी को बारी बारी से हम समझते हैं कि भाई कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, तो हमको कैसे इस कॉन्सेप्ट में बैठा कर रखना है। समझिएगा क्या कहता है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर बात होगी एक कॉन्सेप्ट में, शांत जल में नाव की चाल, और एक बात होगी धारा की गति। धारा की चाल बोलने से थोड़ा सा क्या लगता है, अटपटा लगता है, इसीलिए धारा की गति बोला जाता है। गति या चाल दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए शांत जल में नाव की चाल और धारा की गति, दो चीजें बात होगी, तीसरी चीजें होंगी। ठीक है, ये तो हो गया 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट होगा और एक चौथा पॉइंट होगा। तो हम शांत जल में नाव की चाल को मान लेते हैं x और धारा की गति को मान लेते हैं y। समझिएगा बात को, शांत जल में नाव की चाल को मान लिया हमने x और धारा की गति को मान लिया हमने y। सपोज एक तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, धारा की दिशा में। शब्दों को समझिएगा क्योंकि यही शब्द आपको प्रश्न में बार बार मिलेंगे। धारा की दिशा में या समांतर भी बोलता है इसको, या अनुप्रवाह, अनुप्रवाह। एक शब्द और आता है अनुकूल प्रवाह। क्या क्या आया, धारा की दिशा में या धारा के समांतर या अनुप्रवाह या अनुकूल प्रवाह। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया सपोज ए। क्या मान लिया, ए। एक आएगा इसी का विपरीत वाला शब्द, धारा की विपरीत दिशा या अनुप्रवाह को बोलते हैं प्रतिकूल प्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह। और अनुप्रवाह को एक और बोला जाता है ऊर्ध्व प्रवाह। इसको मान लेते हैं हम सपोज बी। ये 4 चीजों को आपको सीखना है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा काम नहीं आने वाला है, इसी को बस आपको सीखना है। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल अगर पूछता है प्रश्न, तो आपको दिया जाएगा ये 3 और 4 नंबर वाला कॉन्सेप्ट प्रश्न में, कि बोलेगा धारा की दिशा फलना है और धारा की विपरीत दिशा में फलना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये दोनों को दिया जाएगा कब, जब शांत जल में नाव की चाल पूछता है। तो उस कंडीशन में अपने को याद रखना है, शांत जल में नाव की चाल जो होगा वो 1/2 a प्लस b। मतलब कहने का तात्पर्य 1/2 धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, क्या निकाल के देगा, शांत जल में नाव की चाल। धारा की गति की अगर प्रश्न पूछता है अपने को y बराबर, तो अपने को क्या करना है 1/2 a माइनस b। मतलब 1/2 धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब अपने को शांत जल में नाव की चाल बोलता है तो 1/2 a प्लस b। a क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल या धारा के अनुकूल प्रवाह में नाव की चाल या धारा के अनुप्रवाह में नाव की चाल। b क्या है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल या धारा के
प्रतिकूल प्रवाह में नाव की चाल या धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल है, बी। तो यहां पर शांत जल में नाव की चाल पूछता है तो 1/2 a + b, और धारा की गति अगर पूछता है, मतलब धारा की गति कहने का तात्पर्य है पानी की गति, जल की गति पूछता है तो 1/2, इसी ए और बी को क्या करना है, माइनस कर रख देना है। ये चीजें हो गई आपका इंडिविजुअल चाल निकालने के लिए। शांत जल में नाव की चाल कहने का तात्पर्य ओनली केवल और केवल बोट या नाव की चाल, ठीक। धारा की गति का मैंने बता दिया, पानी की चाल, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं धारा की दिशा में या समांतर या अनुकूल या अनुप्रवाह में नाव की चाल। ए अगर पूछता है, आपको ए पूछता है, समझिएगा, अगर ए पूछता है तो ए बराबर क्या होगा, आइए समझते हैं। थोड़ा जगह की कमी है, इसको मिटाता हूं, नीचे लिखूंगा। तो ए बराबर जो होगा धारा की दिशा में नाव की चाल या धारा के अनुप्रवाह में नाव की चाल या अनुकूल प्रवाह में नाव की चाल, ए बराबर होगा x + y। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट में हमने समझा था धारा की विपरीत दिशा या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, क्या माना था इसको, बी माना था। तो बी अगर बात करता है तो बी बराबर होगा a - b, सॉरी a - b नहीं जी, x - y। x और y का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कहने का तात्पर्य धारा की दिशा में अगर जाते हैं, यही सापेक्षिक चाल है ना, ये 3 और 4 नंबर वाला जो है वो सापेक्षिक चाल है यही, क्योंकि बोट भी गतिमान है और पानी भी गतिमान है, वाटर भी गतिमान है। उस कंडीशन में अगर हम दोनों एक साथ पैरेलली क्या करें, चलें, पानी भी इसी दिशा में जा रहा है और हमारा बोट भी इसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों की चाल ऑब्वियसली बात है जुड़ जाएगी। लेकिन समय दूरी या रेलगाड़ी में होता क्या था, दोनों समान दिशा में होते थे, दो वस्तु गतिमान, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता था। यही चीजें डिफरेंस है इस चैप्टर में, क्योंकि यहां पर जो वस्तु है जिस पर चलना है किसको, नाव को, वही स्वयं गतिमान है। इसीलिए क्या होगा, नाव जितना एफर्ट लगाएगा उसी के समांतर, अगर उसी के साथ चलेगा तो पानी भी उतना ही एफर्ट लगाएगा। तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि नाव जो है पानी पर सवार है, पानी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जब अनुकूल प्रवाह या अनुप्रवाह या एक ही दिशा में जा रहा है, तो भाई सामान्य सी जाहिर सी बात है नाव की चाल और पानी की चाल दोनों जुड़ जाएगी, उसके कंडीशन, उसके हिसाब से नाव जो है वो गतिमान रहेगा। इसीलिए यहां पर क्या होगा, जब समान दिशा में वस्तु गतिमान होगी धारा नाव के केस में, वहां क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जो है वो जुड़ती है। समय दूरी में यही चीजें क्या होती थी, या रेलगाड़ी में यही चीजें घटती थी, क्योंकि वहां जो चलने वाले रास्ते थे वो गतिमान नहीं थे, दो अलग अलग वस्तुएं उस रास्ते पर चलती थी, ठीक। वही अपोजिट केस है धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह में, b बराबर x - y होगा। b बराबर क्या होगा, x - y होगा, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगे, जैसे कि पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है और नाव इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको आने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि पानी के जो बहाव है उसको काट कर आना पड़ेगा, ठीक है, उसको बीट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर चीजें हो रही है। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो माइनस होता है, और सेम डायरेक्शन की बात करें तो प्लस होता है धारा नाव के केस में। याद रखिएगा, बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी थी। एक शांत जल में नाव की चाल जो होगा वो 1/2 धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का योग। धारा की गति जो होगी वो 1/2 धारा के दिशा और धारा के विपरीत दिशा का अंतर। वही चीजें ध्यान रखिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल जो होगी वो शांत जल में नाव की चाल और धारा की गति जुड़ जाएगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे तो दोनों की गति जो है वो जुड़ जाएगी, और ये जो होगा वो विपरीत दिशा होगा तो दोनों की गति जो है वो घट जाएगी। कौन कौन दोनों की गति, केवल नाव की गति और पानी की गति, दोनों क्या होगी, घट जाएगी विपरीत दिशा के कंडीशन में। ये चीजें क्लियर हुई। अगर ये क्लियर हो गई तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही बनना है पूरा का पूरा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज आओ, इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर यूनिट कन्वर्जन की बात होगी तो वही 5/18 और 18/5 का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये चीजें आप पहले से सीख चुके हैं तो अलग से और बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारा यूनिट कन्वर्जन है वो बिल्कुल सामान्य होता है सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट कन्वर्जन होगा वो अलग से नाव धारा के लिए अपोजिट नहीं होगा, सेम होगा यूनिट कन्वर्जन जो है वो, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से क्या कहता है। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, और इसी में ही हम धारा की गति भी निकाल लेते हैं, तथा करके, तथा धारा की गति ज्ञात कीजिए। दोनों एक साथ निकाल लेते हैं, अलग अलग प्रश्न ज्ञात करने की जरूरत नहीं, एक ही प्रश्न में दोनों चीजें निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखा है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अपने को क्या करना है, ध्यान से समझिए। दिया है, हमें लिखना है, क्या लिखना है, दिया है धारा की दिशा में लिखेंगे तैराक की धारा के दिशा में चाल। ये धारा की दिशा में चाल जो है वो क्या माना था हमने, क्या माना था जी, ए माना था। ए बराबर अपने को दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बस नाम याद रखना, धारा की चाल ए, धारा की दिशा में चाल ए, धारा के विपरीत दिशा में बी, शांत जल में नाव की चाल एक्स और धारा की गति वाई होगी। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट रखेंगे तो वहां पर अपने को चीजें क्लियर रहेंगी, डाउट नहीं होगा। और यहीं पर लिखेंगे तैराक की, ये दिया है मैंने, धारा की विपरीत दिशा में चाल। इसको हमने क्या माना था, बी माना था, विपरीत दिशा वाले को बी। ये दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, इतना दिया है, लिखना है। 2 नंबर में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोला है प्रश्न शांत जल में नाव की चाल, इसलिए क्या लिखेंगे, तैराक बोल दिया है ना, तैराक की शांत जल में नाव की चाल। तो तैराक की शांत जल में चाल, ये नाव ना लिख के तैराक लिखेंगे, इसको तैराक लिख लीजिए, तैराक, क्योंकि नाव भी बोल सकता है, तैराकी भी बोल सकता है। तैराक की शांत जल में चाल, तैराक की शांत जल में चाल जो होगा 1/2, क्या बताया था मैं, a + b। धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल का योग 1/2 होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने a और b अलग से मेंशन कर लिए है, तो 1/2 10 + 6 16/2 मतलब 8 kmph, 8 kmph। यहां तक चीजें क्लियर। अब प्रश्न ने बोला है धारा की दिशा, धारा शांत जल में तैराक की चाल, साथ ही साथ बोला है धारा की गति, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए धारा की गति। धारा की गति हमने पढ़ा है 1/2 धारा की धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल, 1/2 a - b। तो ये हो जाएगा 1/2, a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 10 और b का वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 4/2 अर्थात 2 kmph। मतलब केवल और केवल अगर तैराक चलता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और अगर वो केवल धारा की बात करें तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है वो। तो इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों का आंसर हमने आसानी से दे दिया, और बिल्कुल इतना ही लिखना है। याद रखें ए और बी मेंशन जरूर करिएगा एग्जाम में, तभी यहाँ पर फार्मूला में आप छोटा तरीका अपना सकते हैं। अगर मेंशन नहीं किया तो पूरा डाटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए की जगह में धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो उतना जगह हमारे पास होता भी नहीं है 2 नंबर में अगर पूछता है तो। इसीलिए हम इस चीज को मेंशन करके रख लेंगे, ताकि अपने को जो फार्मूला पुट अप करें तो वहां अपने को दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन करके रखिए, सभी चीजें काम की है। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। धारा की दिशा में, शब्दों को समझिएगा, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। तो धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इसी दूरी को 6 घंटे में क्या करती है, तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल, प्रीवियस जो क्वेश्चन था वही, उसी का ये मॉडर्न फॉर्म है, समझिए। क्योंकि वहां डायरेक्ट चाल दे दी गई थी, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा, लेकिन यहाँ चाल डायरेक्ट ना देकर चाल को दूरी और समय के साथ बांट दिया है। तो चलिए हल में देखते हैं। नाव जो है वो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, तो लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी वो होगी 24/4। 24 नहीं होगा, 24/4, क्योंकि दूरी बटे
समय, चाल को उन्होंने दूरी और समय के साथ डिवाइड करके दिया है, तो ये हो जाएगा 6 kmph, क्योंकि ये घंटे में है और ये जो है किलोमीटर में है। वही अगर बात करें तो धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल देते हैं। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये बी है ना, और ये क्या था हमारा, ए था, ये हमारा क्या था, ए, ये हो जाएगा 24/4, और ये बी है हमारा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगी वो हो जाएगी हमारा, कितना दिया है, उसी दूरी को, मतलब 24 किलोमीटर को ही वो क्या करता है, 6 घंटे में तय करता है, तो ये हो जाएगा 4 kmph। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, ठीक है, इनडायरेक्टली चीज़ें दी गई है। डायरेक्ट देता तो कोई बात नहीं थी, डायरेक्ट हम पिछले क्वेश्चन में सीख लिए हैं डायरेक्ट वाला को। इसको हमने क्या किया है, दूरी, चाल को दूरी और समय के साथ डिवाइड करके दिया है। धारा की दिशा के लिए अलग दिया है और धारा के विपरीत दिशा के लिए अलग दिया है। ठीक, दोनों को हमने निकाल लिया, ए और बी, क्योंकि धारा की दिशा को हमने ए माना था और धारा के विपरीत दिशा को हमने बी माना था। अब बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसलिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की जो चाल होगी यही x है ना, लेकिन x हम यहां डिनोट नहीं करेंगे। जब अपने को डाटा दिया रहेगा तब के जाके कंडीशन में, जैसे यहां पर डाटा दिया है a और b, अगर शांत जल में नाव की चाल देगा तो x से डिनोट करके लिखेंगे उसको। अभी डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो फार्मूला ही रख देंगे 1/2 a + b। शांत जल में नाव की चाल में क्या होता है, धारा की गति, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का योग इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 6 + 4, ये हो जाएगा आपका 5 kmph। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में 2-2 नंबर के लिए। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को समझते हैं और क्या बन सकता है इसके लिए नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से तैर सकता है जबकि नदी का बहाव जो है वो 2 किलोमीटर है। जब नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जो तैराक है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से तैरता है अकेले ना, तब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर कर जाने में और वापस आने में 3 घंटा 12 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितना दूर है, वो जो स्थान है उसको कितना दूर है वो पूछ रहा है। इसी में अगर चीज़ें छोटा बनाना चाहता तो बोल सकता था वो कि धारा की दिशा में तैराक की गति या धारा की विपरीत दिशा में तैराक की गति ज्ञात कीजिए, तो हमने पिछले क्वेश्चन में उसको सीख लिया। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें हिंट एक चीज दे रहा है कि अपने को जाने तथा आने दोनों का टोटल टाइम दे दिया है, तो अपने को जाने का समय और आने का समय इक्वेशन के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, उसको 3 घंटे 12 मिनट के बराबर रखना पड़ेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर। तो चलिए उसको निकालने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी आइए समझते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना की अभिष्ट दूरी, माना की अभिष्ट दूरी बराबर x किलोमीटर है। अब ये किलोमीटर जो लिखा हूं यहां पर इंग्लिश में लिखा हूं, यहां पर भी इंग्लिश में लिखा हूं, इन सबको हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। मैं जल्दी करने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा किलोमीटर प्रति घंटा लिखने में, इसीलिए मैं छोटा तरीका अपना रहा हूं। आप एग्जाम में इसको हिंदी लिखिएगा, हिंदी में, ठीक है। माना कि अभिष्ट दूरी जो है वो x किलोमीटर है। अब देखिए प्रश्न बोलता है शांत जल, केवल शांत जल में तैराक की जो चाल है वो 8 किलोमीटर है और पानी का जो बहाव है 2 किलोमीटर है। अब दिया है, मैं लिख सकते हैं, दिया है तैराक की शांत जल में चाल, ये शांत जल में चाल जो है वो x है, वो उसको दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और पानी का बहाव दिया है, नदी का बहाव मतलब धारा की गति दे दिया है, धारा की गति, धारा की गति अपने को y दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब प्रश्न बोल रहा है तब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने गया और वहां से वापस भी आया, तो गया तो केवल अपने चाल से नहीं जाएगा, पानी का भी चाल साथ साथ जाएगा, तो उस कंडीशन में धारा की दिशा में तैराक की चाल निकालना पड़ेगा। इसलिए धारा की दिशा में तैराक की चाल,
धारा की दिशा में तैराक की जो चाल होगी वो हो जाएगी, यही आपका क्या कहलाएगा, ए है। और ए बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स प्लस वाई, जब शांत जल में नाव की चाल और धारा की गति दी गई हो तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 + 2 अर्थात 10 kmph। ठीक, वही निकालेंगे हम धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये जो विपरीत दिशा में नाव की चाल है उसका नाम क्या रखा था हमने, बी, और ये बी इक्वल टू होता है x - y होता है, क्योंकि x और y दिया है, a और b नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा 8 - 2 अर्थात 6 kmph। ये आ गया आपका धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तैराक की चाल। तैराक लिखिएगा, नाव नहीं, जो नाम दिया है वही लिखिएगा। नाव दिया है तो नाव, तैराक दिया है तो तैराक, कोई दिक्कत नहीं। बोट भी बोल सकता है कभी कभी। तो धारा की दिशा में तैराक की चाल a बराबर x + y समझ में आया। हमने जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सीखा था उसी पर आधारित है। धारा की दिशा में नाव की चाल जो होती है, शांत जल में चाल और धारा की गति जो है वो जुड़ जाती है, ये हमने जोड़ दिया। और विपरीत दिशा में क्या होती है, घट जाती है, हमने घटा दिया। अब बात कही है कि भाई टोटल टाइम जाने और आने, अच्छा जाने और आने बोला है इसीलिए हमने जाने वाली चाल और आने वाली चाल निकाला है, ठीक है ना। अब इसलिए लिखेंगे दूरी बटे समय प्लस दूरी बटे समय बराबर 3 घंटा और 12 मिनट। तो ये उसको हम 3 से ही 12/60 कर लेते हैं। चीजें क्लियर हुई? या आप कैसे कर लेंगे, इसको टोटल मिनट में ही कन्वर्ट कर लीजिए। 3 घंटा को क्या कर सकते हैं हम, 180 + 192, 192 मिनट बटे 60 कर लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने जो बताया आपको 3 सही 12/60। अब इसको आप और छोटा करना चाहें तो 3 सही 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 12/60 जो है 12 × 12, 12 × 5 = 60। तो 3 सही 1/5 आपका घंटे हो जाएगा टोटल। जाने का घंटा बराबर समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, और आने का जो समय होगा दूरी बटे आने की चाल। ये जाने की चाल है, ये आने की चाल है। तो जाएगा तो जैसा चाल है उस चाल से जाएगा, और आएगा तो जिस चाल से आया है उस चाल से आएगा। डिस्टेंस दोनों के लिए जाने और आने का सेम है। तो जाने की चाल दूरी बटे जाने की चाल प्लस दूरी बटे आने की चाल, दोनों क्या बताएगा, ये जाने का समय बता रहा है, ये आने का समय बता रहा है। अब इसको हम हल करेंगे, आगे देखेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 30, 10 × 3 = 30 और 6 × 5 = 30 इक्वल टू 5 × 3 = 15 और 1 16, 16/5। ठीक, इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 8, सॉरी वाई नहीं एक्स है, यहाँ पर एक्स था ना, तो ये 8x/30। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं 16/5 × 30, 8 × 8, 8 दूनी 16, 5 × 5, 5 × 30। तो x बराबर क्या मिला अपने को, 6 दूनी 12। x बराबर अपने को क्या मिला, x बराबर 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर दूरी हमने x माना था ना। तो जो दूरी है हमारी वो हो जाएगी 12 किलोमीटर। लेकिन अगर कुल दूरी पूछता है जाने और आने दोनों का, तो इसको 2 से गुणा कर देना, क्योंकि ये जाने का ही दूरी है 12, आने का भी 12 होगा, तो जाने और आने दोनों मिला के 24 हो जाएगा। लेकिन वो पूछा है वह स्थान कितना दूर है, तो वह स्थान जो है वो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो प्रश्न में जाने बोल रहा है और जाने की चाल अपने को नहीं दी थी। जाने की चाल दैट मीन्स धारा की दिशा में चाल, और आने की चाल दैट मीन्स धारा के विपरीत दिशा में चाल। ये हर प्रश्न में होगा जो नाव धारा से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को समझते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी है, उसमें धारा का जो वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, केवल 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 55 मिनट का समय लेता है। कौन? एक मोटर बोट। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। तो हल में सबसे पहले लिखेंगे शांत जल में मोटर बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मानाकी में रहेगा। किस में रहेगा? मानाकी में। ओके, क्योंकि इसको पूछा है, इसको निकाल लेंगे। मानाकी जो है शांत जल में मोटर बोट की जो चाल है वो हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटे। अब दिया क्या है?
दिया है धारा की वेग, दिया है धारा की गति या धारा की का वेग, जो भी है वेग, गति, चाल सब एक ही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब प्रश्न ने देखो क्या बोला है, एक मोटर बोट है उस नदी में विपरीत दिशा में जाता है और वापस उसी बिंदु पर आ जाता है। तो दिया है, हमें दूरी भी दिया है, दूरी भी दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 10 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक, 10 किलोमीटर अपने को डिस्टेंस दे रखा है। ओके, और प्रश्न ने बोला आगे विपरीत दिशा में जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। तो देखिए विपरीत दिशा में जाकर प्रारंभिक बिंदु वापस आता है, इसका मतलब है धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा वाली बात कर दी गई है। जैसे कि जाने और आने बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, वही यहाँ पर बोल दिया विपरीत दिशा में गया और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आया, मतलब धारा की दिशा में गया और विपरीत दिशा में वापस आया। तो देखिए यहाँ पर धारा की दिशा में लिखेंगे, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, ये देखो ये x है और ये क्या है y है, यही y है ना, तो x और y दोनों जुड़ जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग जो जुड़ेगा वो बतलाएगा धारा की दिशा में चाल। ठीक, अब इसी चीज को हम लिखेंगे एक और, धारा के विपरीत लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है वो हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। किस लिए कम होगी? क्योंकि वो जो नदी का बहाव है उसको क्या करेगा, बीट करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा दो चीज़ें। ठीक, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल ये और धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल x माइनस 2। अब प्रश्न ने बोला है कि जो मोटर बोट है वो जाता है और आ जाता है 10 किलोमीटर को, कितने को, 10 किलोमीटर को, तो इसलिए का चिन्ह डालेंगे और 10 बटे लिखेंगे x प्लस 2। ये 10 बटे जाने का चाल, 10 बटे जाने का चाल जाने का समय को बतलाया और 10 बटे आने की चाल वो आने के समय को बतलाया और दोनों मिलाकर 55 मिनट का टाइम लगता है वो बोला है। अब इसको हम 60 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने जो किलोमीटर पर आवर चाल जो दिया था वो आवर में लेकर रखा है। ठीक, तो ये 10 दे दिया पहले से, दूरी बटे चाल जाने का समय प्लस दूरी बटे चाल आने का समय, दोनों को जोड़ देंगे तो 55 मिनट का टाइम लगता है। प्रश्न ने कहा है प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 55 मिनट का समय लगता है। बस इसी को हल करना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए 10 कॉमन कर लेते हैं। ठीक, 10 कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा टोटल इक्वल टू 55 बटे 60। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये 2 और ये 2 प्लस माइनस है, कट जाएगा, 5 के 5 इसको भी काट सकते हैं, 11 पंचे 55, 12 पंचे 60। अब इसको हल करेंगे तो 2x यहाँ पर ऊपर में 10 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 20x। और देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 11 बटे 12। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। इसको हल करेंगे तो 12 240 इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 44। एक साइड ले लीजिए वर्ग समीकरण बनाने के लिए, ठीक है, तो हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 240x माइनस 44 बराबर 0। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। 240 को ऐसे तोड़िए कि 11 और 44 का गुणा करने में जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम तोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से, 11x स्क्वायर माइनस 242 माइनस x रखिएगा साथ में, प्लस में रहेगा 2x माइनस 44 इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को माइनस 240 लाना है तो 242 में 2 कम करेंगे क्योंकि प्लस है ना और ये माइनस है। ठीक है, अब देखो 242 गुणा 2 किए तो कितना आया, 242 गुणा 2 किए तो ये आया आपका 484। 11 और 44 को गुणा करके देखिए 484 आ रहा है कि नहीं, और इन दोनों को जोड़ने पर 240 माइनस में आया कि नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इसका माइनस है इसका प्लस है तो माइनस 240 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 11x स्क्वायर माइनस 242x एक साथ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x माइनस 44 एक साथ हो जाएगा इक्वल टू 0।
अब इसमें से देखो, अच्छा जगह नहीं है, जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पर हल करता हूँ। इसमें से कॉमन निकलेगा 11, तो x माइनस 22x, 11x पूरा पूरा कॉमन निकालिए, 11x पूरा पूरा कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर है ना, x बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 22, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 22 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये x माइनस 22 टोटल का क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब निकालेंगे तो माइनस में आ गया, इसलिए छोड़ देना। अब x इक्वल टू अपने को क्या मिला, 22 मिला। मैं पहले ही बोला था चाल जो है कभी भी माइनस में नहीं आता, तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ गया, इसलिए इसको छोड़ देना। x माइनस 22 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 22 होगा। अतः देखिए x क्या था हमारा, शांत जल में मोटर की चाल। अतः लिखेंगे शांत जल में मोटर की चाल जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। लास्ट लाइन लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर बस इक्वेशन को समझना है, इक्वेशन कैसे बना। टोटल टाइम दिया था इसीलिए ऐसा बना। जाने और आने बोला था तो जाने की चाल और आने की चाल हमने निकाल लिया, उसको हमने समय के साथ फिट कर दिया क्योंकि समय टोटल दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक बड़ा भाई है समझिए, इसमें चाल को पूछा है, उसमें उस प्रश्न में दूरी को पूछा था। ठीक है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन जो है। देखिए कहता है कि एक नाव 30 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल प्रवाह से तथा 44 किलोमीटर की दूरी अनुकूल प्रवाह से 10 घंटे में तय करता है, तथा यही नाव, सेकेंड लाइन बोलता है, तथा यही नाव 40 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल प्रवाह से तथा 55 किलोमीटर की दूरी अनुकूल प्रवाह से तय करने में 13 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की गति दोनों पूछ रहा है। तो देखिए हमने कुछ चीजें मान रखी है। नाव की चाल हमने x माना और धारा की वेग जो है वो y माना। ठीक है, ये तो क्योंकि पूछा है तो मानना पड़ेगा। अब हमको पता है कि भाई अनुकूल प्रवाह प्रतिकूल प्रवाह के बारे में बात हुआ है, तो ये अनुकूल प्रवाह प्रतिकूल प्रवाह निकालने के लिए इस इक्वेशन की आवश्यकता होगी। तो अनुकूल प्रवाह में वेग जो होगा a इक्वल टू एक्स प्लस वाई और b इक्वल टू होगा x माइनस वाई। ठीक, अब पहला कंडीशन के हिसाब से प्रश्न ने बोला है कि देखिए समझिए, पहला कंडीशन जो है वो क्या कहता है, ये नदी है, इस दिशा में बह रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न ने कहा 30 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन से आता है, 30 किलोमीटर, और सेम डायरेक्शन में जाता है तो 44 किलोमीटर जाता है, लेकिन दोनों को मिलाकर जो समय हुआ वो 10 आवर का हुआ। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 30/x माइनस वाई, क्योंकि आया है तो आने वाली जो प्रतिकूल प्रवाह की चाल होगी x माइनस वाई उसको रखेंगे, प्लस गया है तो वो x प्लस वाई चाल से जाएगा, और दोनों को मिलाकर 10 आवर का टाइम लगता है। दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल दोनों का ऐड करके हमने टोटल टाइम पाया। ठीक, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू में पुटअप करेंगे। तो 30/b बराबर 44 प्लस होगा प्लस 44/b इक्वल टू 10। ठीक है, 30/a होगा ना, 30/b होगा और 44/a होगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू a माना है हमने। इसको गुणा करेंगे एलसीएम निकालकर, तो 30a प्लस 44b इक्वल टू 10ab। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15a प्लस 22b इक्वल टू 5ab। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन इन्होंने कहा है कि भाई वही नाव उसी नदी पर अगर अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो 40 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर की दूरी को आता है और 55 किलोमीटर की दूरी को अनुकूल प्रवाह में जाता है, तो x प्लस वाई चाल से जाएगा। भाई इस अनुकूल प्रवाह वाली चाल से जाएगा ना a, और टोटल टाइम लगता है 13 घंटे का। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40b प्लस 55a इक्वल टू 13। तो 40a प्लस 55b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इधर डिवाइड करके रखिए, काम आएगा आगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 को, इसमें 22 है और इसमें 55 है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें इक्वल कर सकते हैं b को। तो 22 को हम 5 से गुणा करेंगे और 55 को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से व 2 को 2 से गुणा करके घटाने पर
ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 को 5 से 15 पंचे 75A प्लस 22 पंचे 110B इक्वल टू 5 दूनी 10AB। ठीक, अब 40 को हम गुणा करेंगे 2 से, समीकरण 2 को, तो 40 दूनी 80A प्लस 55 दूनी 110B इक्वल टू 13 दूनी 26AB। दोनों को घटाएंगे तो नीचे वाला जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो 80 में 75 घटा तो माइनस में आएगा 5A, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू होगा 10 घटेगा 26AB में, तो ये हो जाएगा 16AB। तो ए कट जाएगा, माइनस में आएगा ना, ठीक है, माइनस में आएगा। अच्छा 10 से गुणा करेंगे, सॉरी, समीकरण 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंचे 25 हो जाएगा, ये 2 से गुणा नहीं 5 से गुणा करेंगे, लिखिए ना समीकरण 1 को 5 से, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगा 26 में 25 गया तो माइनस B, और A भी आएगा, ए कट जाएगा और बचेगा हमारा माइनस माइनस भी कट गया, B इक्वल टू 5, B इक्वल टू कितना आया 5। अब B इक्वल टू 5 को हम किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, या तो 1 में या तो 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर B बराबर 5 रखने पर रख सकते हैं, 5 रखने पर रखेंगे तो 15A प्लस 22 गुणा 5, मतलब 22 गुणा 5 ये हो जाएगा 5 गुणा A गुणा 5, इतना हो जाएगा B का वैल्यू रखने पर। तो 15A प्लस 110 बराबर 25A, तो 15 में 25 गया तो 10A बराबर 110, तो A बराबर आया 11, A बराबर आया 11, B बराबर आया 5। क्लियर हुआ बात। अब देखो प्रश्न ने पूछा है शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग, तो अपने को A और B पता रहता है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, इसीलिए तो बताया गया था आपको सब चीज़ें। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की जो चाल होगी वो होगी 1/2A प्लस B, यही होगा धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल का योग बटे 2। तो हम इसको हल करेंगे तो 1/2, 5 प्लस 11, 11 5 16, 16 बटे 2 अर्थात 8 आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और दूसरा धारा का वेग, धारा का वेग, धारा का वेग मैं आपको क्या बताया हूँ 1/2A माइनस B, धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के अनुकूल दिशा में चाल बटे 2, तो ये जाएगा 1/2 गया 11 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6/2 3 kmph। तो यहाँ पर A और B अर्थात X और Y का जो वैल्यू आया शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग, तो शांत जल में नाव की चाल आया 8 और धारा का वेग आया 3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं जब कंडीशन 2 अलग अलग दी गई होंगी। ठीक है, तो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था इस पूरे टाइप का, इस पूरे चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, अलग अलग कंडीशन दिया था, 2 चीज़ें पूछा था, इसीलिए 2 इक्वेशन देना आवश्यक था उसको, तो हमने उस चीज़ को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा और यहाँ से आंसर ले लिया। तो इस तरीके से बनाया जाता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पहला नंबर चैप्टर है, सॉरी पहला नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि आपका इस कॉन्सेप्ट को आपको पहला नंबर क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं, कि भाई धारा का गति वेग दिया, धारा का अनुकूल प्रवाह में चाल दिया है, धारा का प्रतिकूल प्रवाह में चाल दिया है, तो उस कंडीशन में ऐसे निकालते हैं, और वेग का धारा का वेग जो है इस ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके CGPSC मेंस में पूछा जा चुका है एक बार, समय समय से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको अलग से बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमने जितने सीखे हैं चाल और दूरी से ज़्यादा देखा है। समय के बारे में हालांकि सभी क्वेश्चन में समय आया है, लेकिन केवल समय दिया है इस क्वेश्चन में और समय ही पूछा है, तो कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को समझिएगा। किसी नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु P और R का मध्य बिंदु Q है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, P और R, इनका मध्य बिंदु है Q। ध्यान समझिएगा, प्रश्न ने बोला है कि कोई नाव P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में जाता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लगता है 16 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, प्रश्न ने कहा है यदि यही नाव 12 घंटे में P से Q तक जाकर वापस आता है, P से Q तक गया और वापस भी आ गया, गया और वापस आया, दोनों तरफ लिख देता हूँ साइन को, 12 घंटे में जाकर वापस आता है, तो उस कंडीशन में R से P तक आने में कितना समय लगेगा। तो हल में हम लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, P से R तक जाने में लगा समय बहुत
छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आराम से छोटा है इसका, बहुत छोटा है ना। 16 घंटा प्लस 40 मिनट ऐसे लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऐसे एक साथ नहीं लिख सकते, फिर दिक्कत हो जाएगा, प्लस करके लिख लेना, ठीक। अब देखो P से Q तक गया और Q से P तक आया, 12 घंटे लगा। एक चीज़ और समझिए, P से Q तक जाने में कितना लगा, P से Q तक जाने में लगा समय, समझिएगा। चूंकि बिंदु Q जो है वो मध्य बिंदु है, तो देखिए 16 घंटा 40 मिनट जो लगा है वो P से Q तक जाएगा तो 8 घंटे 20 मिनट ही लगेगा, तो इसको लिखेंगे 8 घंटा प्लस 20 मिनट। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ गया टोटल तो 16 घंटा 40, तो बीच मध्य बिंदु है Q, तो P से Q गया इधर से यहाँ तक, तो 8 घंटा 20 मिनट लगेगा, इसका आधा। बात समझिए, ठीक है। अब देखो P से Q तक जाकर वापस आने में कितना घंटे लगता है, P से Q तक जाकर वापस आने में लगा समय, P से Q तक जाकर वापस आने में लगा समय जो है वो है 12 घंटे, गया और वापस आया। हमने जाने वाला समय को निकाल लिया 8 घंटे 20 मिनट, हमने जाने वाले समय को निकाल लिया 8 घंटे 20 मिनट, लेकिन गया और आया दोनों मिलाकर 12 घंटे, तो हम निकाल सकते हैं Q से P तक, Q से P तक आने में लगा समय, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। P से Q तक आने में लगा समय 12 घंटे में 8 घंटा और 20 मिनट को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। कहाँ से कहाँ, Q से P तक आने में, क्योंकि प्रश्न पूछा है टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक को निकाले हैं कितना, 3 घंटा 40 मिनट। अब देखो ये बिंदु मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ आने में 3 घंटा 40 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 3 घंटा 40 मिनट, क्योंकि ये बीच वाला है, तो आधा ये है तो आधा ये, तो 3 घंटा 40 मिनट इसको लगा, तो ये भी 3 घंटा 40 मिनट लगेगा, तो लिखेंगे अतः R से P तक आने में लगा समय क्या हो जाएगा आपका, 2 का गुणा हो जाएगा 3 घंटा प्लस 40 मिनट में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 घंटा प्लस 80 मिनट, तो 80 मिनट का 60 मिनट और जुड़ जाएगा, तो 7 घंटे 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट का समय लगा। अब इसको अगर करना चाहें घंटे में पूरल, तो 7 से 1/3 घंटा लिख सकते हैं, क्योंकि 20 को 60 से भाग देंगे तो 1/3 आएगा, घंटे में बदल जाएगा, तो 7 से 1/3 घंटा टोटल हमारा क्या होगा, समय होगा। कहाँ से कहाँ तक, R से P तक आने में। चीज़ें क्लियर हुई, एक बार फिर समझ लीजिए। P से R तक गया 16 घंटा 40 मिनट, तो हम P से Q तक जाएंगे, क्योंकि Q मध्य बिंदु है, तो ये लगेगा 8 घंटा 20 मिनट, आधा समय। एक क्वेश्चन और दिया है, P से Q तक गया और Q से P तक आया, दोनों मिलाकर गया और आया तो 12 घंटे का समय लगेगा, तो 12 घंटे में ये 8 घंटे जाने वाला समय को हमने घटा दिया Q तक जाने वाले समय को, तो Q से वापस P तक आने वाले समय हमारा निकल गया 3 घंटा 40 मिनट। अब देखो Q से P तक आने में 3 घंटा 40 मिनट लगा, चूंकि Q मध्य बिंदु है इसीलिए R से Q तक आने में भी उतना ही घंटा लगेगा जितना Q से P तक आने में लगा है, तो उसी को हमने 2 से गुणा कर दिया और आंसर ले लिया 7 से 1/3 घंटे। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है, सामान्य क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका जितना भी मैंने टाइप बताया पूरे टाइप धारणाओं के कवर हो गए हैं। अब जहाँ भी आपको क्वेश्चन जैसा भी मिलता है बस उसी कॉन्सेप्ट पर बनाते रहिए जितना आपको अभी बताया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।